रसिया, इसको हिंदी में आप कहते हैं जाति विच्छेद कंफ्यूजन। परिभाषा के लिए जैसे मनुष्य की परिभाषा देते हैं, मनुष्य विचारशील प्राणी, तो प्राणी जेनस का स्कोप मनुष्य बहुत व्यापक होता है। तो ज्ञान इतना क्या कहें इसको, यूनिक है, इतना सिंपल है, इसका विश्लेषण हो नहीं सकता है। ये होता है इट इज एन इनफॉर्मेबल मेंटल स्टेट। हम डायरेक्टली बाय इंट्यूशन जानते हैं कि हम नॉलेज की मेंटल स्टेट में हैं। इट इज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग एंड आल्सो इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। जैसे मीमांसकों में आया है, ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है और विषय को प्रकाशित करता है, तो रियलिस्ट है। लेकिन दिस व्यू आर vehemently criticized by a very large group of philosophers, contemporary। इनकी बड़ी कटु आलोचना सब लोगों ने किया, जिसमें गिलबर्ट राइट, उनकी बड़ी फेमस किताब है द कंसेप्ट ऑफ माइंड 1949, जे.एल. ऑस्टिन, जिनका एक सिम्पोजियम हुआ था जॉन विजडम के साथ अदर माइंड्स में, और फिलॉसफिकल पेपर्स भी उनके कुछ हैं जो हमें पढ़ने का मौका मिला। और जे.एल. ऑस्टिन का एजे एक किताब है प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज 1956 में, प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। इन दार्शनिकों ने ये कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ सब मेंटल स्टेट डिजर्व फालतू और इनफालतू। और कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल मुझे क्या है और छूटा होता है। ये नॉलेज कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्टेट, और ऐसी इवन इफ देयर आर मेंटल स्टेट्स इज नॉट पॉसिबल टू नो द एग्जिस्टेंस, how will you determine the existence of it is mental state of fallible belief or infallible knowledge? कहा है तो it is grabbing way of defining knowledge। जबरदस्ती क्या बैठा दे रहे थे। इसमें राइल ने कहा कि नॉलेज इज ए कैपेसिटी वर्ड और स्किल वर्ड। कंसेप्ट ऑफ माइंड कैपेसिटी वर्ड मीन्स एक क्षमता है ज्ञान, एक स्किल है जिसको बाई ट्रेनिंग सीखा जा सकता है, और सक्सेसफुल होना जानने के लिए आवश्यक है। इट इज अचीवमेंट वर्ब, एक उपलब्धि मूलक क्रिया। जैसे अब देखिए आर्मी लैंग्वेज स्कूल फिलॉसफी के, अब कई बार वो लंबा हो जा रहा है, लेकिन जो आर्मी लैंग्वेज आप स्कूल फिलॉसफी के दो वर्ग है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, उस पर नहीं जाएंगे। जैसे विटगेनस्टाइन कैम्ब्रिज के हैं, ये सब ऑक्सफोर्ड के, राइट। तो इनका कहना था कि जैसे नॉलेज इज अचीवमेंट, नोइंग इज प्रोसेस और नॉलेज इज अचीवमेंट। जैसे लिसनिंग इज प्रोसेस, हियरिंग इज अचीवमेंट। जब ध्यानपूर्वक सुनो, जब ध्यानपूर्वक अटेंटिव सुनोगे तब हियरिंग कंप्लीट होगी। ट्रेवलिंग इज प्रोसेस, अराइवल इज अचीवमेंट। तो इट इज अचीवमेंट वर्क। बिलीविंग इज टेंडेंसी वर्क, ए मोटिव वर्क, एक एटीट्यूड बताता है। ये बिलीव का ट्रू होना और उसके लिए कोई बहुत सटीक प्रमाण होना आवश्यक नहीं। उन्होंने दो डिवीजन किया, नोइंग हाउ एंड नोइंग दैट, और दोनों में ग्रेडेड डिस्टिंक्शन किया कि नोइंग हाउ एक टेक्निकल नॉलेज है, जैसे हमेशा अपने ज्ञान के प्रति जागरूक रहना, हमेशा सिद्धांतों को जानने, उनके प्रति अवेयर रहना। टू बी ऑलवेज अवेयर टू द रूल्स रेगुलेशंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नोइंग, ओनली परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। जैसे स्विमिंग, सिंगिंग, ड्राइविंग, ये हमारे स्किल है। अगर कोई आदमी गायक है तो जब हम उसको गाने के लिए कहेंगे तो अच्छा गीत गा देगा। जरूरी है हमेशा रूल्स उसका हमेशा हर क्या बोलते हैं सारी रमा करता रहे, जरूरी नहीं। स्विमिंग, हमेशा स्विमिंग के पर कोई कांसेप्ट थोड़े होता है, लेकिन तालाब में, टैंक में, नदी में होता है। ड्राइविंग, कार चलाना है तो हमारे पास स्किल है, हमने चला दी। उसके लिए हमेशा जागरूक रहना किसी सिद्धांत पर आवश्यक है। नोइंग हाउ, नोइंग दैट इज प्रोपोजिशनल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज। इस पर बड़ी विवाद जो है, बहुत लंबा लिटरेचर। तो मैंने एक पेपर लिखा था, इंडियन फिलॉसफी क्वार्टरली प्रकाशित हुआ था, तो हमने राइल को रिफ्यूट किया और कहा कि नोइंग दैट इज लॉजिकल प्रिसपोजिशन ऑफ नोइंग हाउ। वो ठीक है,
हमेशा काशिश न रहे, लेकिन स्किल किसी सिद्धांत पर आधारित होता है। बहरहाल उसको डिस्कस नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? तो राइट ने कहा एक कैपेसिटी वर्ब है। ऑस्टिन ने कहा कि व्हेन आई नो आई प्रॉमिस टू समथिंग, सक्सेसफुल परफॉर्मेटरी वर्ब, नो इज परफॉर्मेटरी वर्ब। उसके लिए जागरूक होना नहीं है, डिस्पोजिशन। इसी प्रकार से एज एयर ने भी राइट को सपोर्ट किया और कहा कि नोइंग हाउ, नोइंग दैट का डिवीजन ठीक है। और ये डिस्पोजिशन जो भी है, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, स्विमिंग, सिंगिंग, जैसी मतलब व्यवहार करने की मनोवृत्ति, व्यवहार में उसको सबलतापूर्वक किसी चीज को आपादित करने की, संपादित करने की जो एटीट्यूड है, जो प्रवृत्ति है, वो है डिस्पोजिशन। लेकिन यही से संतुष्ट नहीं हुए। आर्यन चिशोर का नाम बहुत अच्छी किताब है, थियरी ऑफ नॉलेज, इंडियन पब्लिकेशन करती है। आर्यन, रोड्रिक एम चिशोर और आर्थर पैप और क्या नाम से पीटी गीच, ये 3 कंटेम्पोररी थिंकर रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी के, जिन्होंने नॉलेज इज मेंटल एक्ट, पीटी गीच ने कहा, और चिशोर का इज एपिसोडिक इन कैरेक्टर। एपिसोड में मन में कोई घटित होने वाली चीज एंड इट मस्ट हैव रेफरेंस ऑफ टाइम। हम इसको संक्षेप बताएंगे कि इस पर थोड़ा बोर होने की संभावना ज्यादा है। जैसे मेंटल एपिसोड, मन में कोई घटित हो, तो जो भी घटित होगा दैट हैव सम टेम्पोरल कंटेक्स्ट। तो इन लोगों ने इसको एपिसोड के रूप में कहा है, मेंटल एक्ट कहा है। ये भी मेंटल स्टेट को निकट पड़ता, जो उन्होंने रिचर्ड लिखा था वो ऐसा तो नहीं है, लेकिन उससे कुछ मिलता जुलता है। इन्होंने नहीं एक्सेप्ट जल्दी से या डिफाइन नहीं किया सकता है। भारत के बड़े अच्छे विचारक रहे थे, मैंने चाहता कि प्रोफेसर शिवजीवन भट्टाचार्य 1986 में सेमिनार में उनसे मुलाकात हुई, यहाँ आए थे, बहुत संत पुरुष थे। उनकी किताब है डाउट बिलीफ एंड नॉलेज। उन्होंने नॉलेज को डिस्पोजिशन ही माना और ये कहा कि इवन इफ डिस्पोजिशंस आर in some time, their positions are regarded with reference to some time, they can not be momentary। जो चिशोर इत्यादि कहते हैं, कहा डिस्पोजिशन का मोमेंटरी होना जरूरी नहीं, भले वो टाइम में रहे, और मेंटली विशाल इस प्रकार की नहीं हो सकती, मन में आया चला गया। इस पर भी विवाद है भारतीय दर्शन में, धारावाहिक के संदर्भ में मीमांसकों में कुमारी का, प्रभाकर का और पार्थसारथी मिश्र वगैरह का आप पढ़ेंगे भारतीय दर्शन में। तो हमने दोनों पर लिखा कि वहाँ भी विवाद है, और टाइम को कहा कि जैसे पार्थसारथी मिश्र ने कहा धारावाहिक के लिए तो अस्थिर है कि वो क्षण नवीन होता है, जिस क्षण में ज्ञान हुआ उसका अन्य क्षणों से कनेक्शन है, बाद वाले ज्ञान का। धारावाहिक कैसे समझ रहे, जैसे मेघ हमेशा ज्ञान कैसे रहता है, परसिस्टेंट नॉलेज, इंग्लिश में उसको। तो एडी उजले जिसकी चर्चा किया था, एडी उजले, डेविड एनीस और ईजी लेवन, 3 कंटेम्पोररी फिलॉसफर हैं, जिन्होंने नॉलेज इज पॉसिबल विदाउट बिलीफ। नॉलेज के बिलीफ कंडीशन जो की होती गई, इफ आई नो दैट समथिंग पी, इट इज ट्रू, इट मस्ट बी बिलीव एंड इट मस्ट हैव जस्टिफिकेशन, या राइट टू बी श्योर, ये कहा राइट टू बी श्योर। इस पर इन्होंने कहा कि नॉलेज इज पॉसिबल विदाउट बिलीफ। जैसे हमने पूछा हेस्टिंग्स वार कब हुआ था, या पूछा पानीपत का था वार कब हुआ था, हमने किसी ने पूछा, कहा कि मुझे नहीं मालूम है, सोचिए बता दे 1767 में हुआ था। इसका मतलब उसको नॉलेज था लेकिन बिलीफ नहीं था। या हमने किसी पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, ग्रीक वर्ड पाई का साथ 3 पॉइंट समथिंग, वो नहीं बता पाया, कहा हमें नहीं मालूम है, याद नहीं है, लेकिन बाद सोचने के बाद बता दिया। ठीक है, उसको ज्ञान तो था, he was knowing but was not believing। इसका भी खंडन की लहर ने कहा नहीं, वो ज्ञान थोड़ा करवा दिया, वो तो बाई चांस उसका सही हो गया, बिलीविंग जरूरी, बीइंग श्योर जरूरी। तो एक कंट्रोवर्सी नॉलेज जरूर को लेकर है, जब लोग संक्षेप में तो कहा। इसके अलावा फिलॉसफी ऑफ साइंस में एक नाम सुना होगा, कार्ल रायमंड पॉपर, उनकी किताब लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। पॉपर ने कहा कि नॉलेज मींस साइंटिफिक नॉलेज। जितनी भी थियरीज ऑफ नॉलेज अब तक डेवलप की गई है, दे आर सब्जेक्टिव इन कैरेक्टर, दे आर
टेकन एज मेंटल स्टेट और डिस्पोजिशंस, हम इसको नॉलेज नहीं मानते हैं। नॉलेज जो है वो असली पुस्तकालय में, जर्नल्स में, लाइब्रेरीज में और ऑब्जेक्टिव है, उनकी किताब है ऑब्जेक्टिव नॉलेज। नॉलेज ग्रोथ थ्रू कंजेक्चर एंड रिफ्यूटेशंस, वी फ्रेम सम हाइपोथेसिस कंजेक्चर, और इसको हम वेरीफाई करने ज्यादा फाल्सिफाई करते हैं। जैसे आजकल पॉजिटिविज्म में वेरिफिकेशन थ्योरी तो फाल्सिफिकेशन, अगर किसी चीज का नहीं हो रहा है तब तो उसको मानते नहीं, और ये कभी भी 100% गारंटी नहीं दे सकता वैज्ञानिक। रसल ने कहा कि लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बाई साइंटिफिक नॉलेज हाई डिग्री प्रोबेबिलिटी रखता है, साइंटिफिक नॉलेज रिटेन्स द डिग्री ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसमें संशोधन, देयर आर नो परमानेंट सेटल्ड बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज, बट इन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज ऑफ कार्ल पॉपर देयर इज नो प्लेस ऑफ नॉलेज ऑफ वैल्यूज। मूल्यों का जिसकी प्लेटो ने चर्चा किया, सोक्रेटिस ने चर्चा किया, या भारतीय ज्ञान परंपरा में है, देयर इज नो प्लेस ऑफ सब वैल्यूज, सत्यम शिवम सुंदरम का ऐसा इमोशनल है, इसका कोई मतलब फिलॉसफी से नहीं है, एपिस्टेमोलॉजी से नहीं है, ये ज्ञान है ही नहीं उनका, या तो इमोशन से सेंटिमेंट है। ही वेरी गुड मैन, ही वेरी विकेट मैन, शी इज ब्यूटीफुल, क्या हर एक आदमी उसको ब्यूटीफुल मानता है? किसी को आप अजली कहते हैं, क्या उसकी शादी ब्याह नहीं होती है? ये अपना अपना नजरिया है, ये सब्जेक्टिव है, इसको हम ज्ञान नहीं मानते जब तक ऑब्जेक्टिव पूछिए। कार्ल पॉपर की बात क्वाइन आते, क्वाइन ने ह्यूम को बड़े अजीब ढंग से खंडन किया। क्वाइन ने कहा कि एपिस्टेमोलॉजी सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी, फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी तो विज्ञान है, साइंस है, लॉजिकल नेसेसिटी एंड नेचुरल नेसेसिटी में डिस्टिंक्शन किया। ह्यूम टॉक्स अबाउट लॉजिकल नेसेसिटी, but for all the practical purposes in science, only natural necessity can survive, only natural necessity can be accepted, not logical necessity. Whatever is not naturally possible cannot be logical possibility. Whatever is natural impossibility must be logical impossibility. जो तार्किक दृष्टि से, जो प्राकृतिक दृष्टि से संभव है, वो कैसे तार्किक दृष्टि से संभव होगा? हो सकता है कि भविष्य में आग पर रखने पर कागज न जले, ये ह्यूम का आउटलुक था। क्वाइन का कैसे हो सकता है? हो सकता है मनुष्य की संतान में उसमें बंदर, बिल्ली, चूहे पैदा हो, कैसे बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी, अनसाइंटिफिक कैसे हो सकता है? ह्यूम का पास करते हैं इस प्रकार के लोग दर्शन। जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है वो लॉजिकली पॉसिबल कैसे होगा? जो नेचुरल पॉसिबिलिटी है वो लॉजिकल पॉसिबिलिटी कैसे होगी? तो ये भी फिलॉसफी है, एपिस्टेमोलॉजी में यहाँ ला दिया इन लोगों ने। दैट इज आई थिंक ए ग्रेविंग वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। जबरदस्ती आप उसको मान के चल रहे हैं, क्यों? फिलॉसफी का क्या फिलॉसफर नहीं जानता है क्या? सन विल राइज इन द ईस्ट, इवन हु इज डाउटिंग आल्सो नोज, एकेडमिक डाउट है। इस पर तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म में बात आई, वो थोड़ा सा ठीक लगती है। रसल ने कहा लॉजिकल पॉजिटिविस्ट भी साइंटिस्ट थे। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का फिलोसफी, व्हाटएवर नॉलेज इज एक्वायर्ड इट मस्ट बी एक्वायर्ड थ्रू साइंटिफिक मेथड। व्हाटएवर साइंस कैन नॉट डिस्कवर, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट। जो भी ज्ञान प्राप्त किया, देखिए साइंटिस्ट अब तीनों हैं, कार्ल पॉपर, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, एयर जो भी परंपरा के कारण, और ये रसल, क्वाइन, साइंस को सब तवज्जो दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, और कहा कोई ज्ञान मनुष्य के पास का नहीं हो सकता है जो विज्ञान की खोज से सीमाओं से परे। लेकिन ह्यूम को जवाब लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने जो दिया, एक चीज उन्होंने कहा कि दिस इज द नेचर ऑफ इंडक्शन और इंडक्टिव evidence that it is probable। इंडक्टिव प्रपोजिशन का ये स्वभाव जो प्रायिक होते हैं उनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी होती है, जो वैज्ञानिक के नाम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की बात यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब जो ह्यूम कहते संशय करे, ये संशय बात नहीं है,
ह्यूम की गलती ये है कि प्रोबेबल नॉलेज को उन्होंने संशय बांध दिया। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कहीं नहीं हो सकती। इट इज ए लॉजिकल फिक्शन, कोई चीज एब्सोल्यूट सर्टेन नहीं होता है। केवल लैंग्वेज को छोड़ कर विटगेस्टाइन ने कहा लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस में जैसे 2 + 2 = 4 या अप्रायरी प्रोपोजिशन, लिंग्विस्टिक थ्योरी या नेसेसरी प्रोपोजिशन जो या क्लासिकल पोएट्री जो कहते हैं वो केवल लिंग्विस्टिक है, देयर इज नो फैक्चुअल कंटेंट इन अप्रायरी प्रोपोजिशन। तो देयर यू कैन टॉक अबाउट 100% certainty या pure certainty, absolute certainty, only linguistic proposition which have no factual content. All bachelors are unmarried male persons. So this is not factual. Bachelor means unmarried male person, brother means a male sibling. तो यहाँ तो ठीक है, तो शाब्दिक का तथ्य कहाँ है? ये सब डिस्कशंस थे। लास्ट में विटगेस्टाइन एंड हिज फॉलोअर्स were not interested in traditional problems of epistemology. उनकी रुचि में नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है ये फिलॉसफी है ही का फिलॉसफी ओनली क्रिटिक ऑफ लैंग्वेज। आवश्यक जानना यह जरूरी है कि हाउ टू यूज एपिस्टेमिक टर्म्स, एपिस्टेमिक वर्ड्स। कहता है कि डोंट आस्क फॉर मीनिंग, आस्क फॉर यूज। इन्वेस्टिगेशन को विटगेस्टाइन कहते हैं प्रयोग पूछो। कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है कि लालच कह दिया तो यही लालच हो जाएगा, बिलीफ कह दिया बिलीफ हो जाएगा। साधारण भाषा में और आदर्श भाषा में अंतर होता है। आगे जब विटगेस्टाइन ने ट्रैक्टेटस में भेद उसमें इन्वेस्टिगेशन भेद किया था सरफेस ग्रामर एंड डेप्थ ग्रामर। पांडे जी ने, हमारे गुरु जी ने उसी के आधार पर सरफेस एपिस्टेमोलॉजी एंड डेप्थ एपिस्टेमोलॉजी किया था। उस पर कंफ्यूजन भी आएंगे। तो ये विटगेस्टाइन एंड हिज फॉलोअर्स वे नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। और उनका कंडीशंस आप आगे को है, देयर इज नॉट पॉसिबल इन मैकेनिकल कंडीशंस टू डिफाइन ईच एंड एवरी केस ऑफ नॉलेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी एंड सोशल एपिस्टेमोलॉजी। फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी कंसर्न इंडिविजुअल केसेस ऑफ नॉलेज। देयर आर वेरियस केसेस ऑफ नॉलेज। इंडिविजुअल केसेस ऑफ नॉलेज कैन बी टैकल्ड विद particular situations in which you are claiming to know. ज्ञान के विशिष्ट उदाहरण लिखोगे, उनमें हम क्लेम करते हैं कौन सी कंडीशन चाहिए। सिमिलर कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशन हर एक का रास्ते नहीं है, ये कभी मिलता नहीं है। ये विटगेस्टाइन पढ़ता उनका कि देयरफॉर ये जो साइंटिफिक नॉलेज है इसका सोशल एपिस्टेमोलॉजी। साइंटिफिक नॉलेज ग्रोज एंड डेवलप्स बाय टीम स्पिरिट। 2000 तक साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई। उसके बाद आगे हम चलते हैं। न्यूटन ने जो कहा उसके बाद आइंस्टीन आए। जहां तक न्यूटन ने एस्टेब्लिश किया उसके बाद आइंस्टीन के बारे में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज ग्रोज डेवलप्स थ्रू टीम स्पिरिट, बाय टीम स्पिरिट। और इसे सोशली शेयरिंग, इसलिए सोशल एपिस्टेमोलॉजी कुछ लोगों ने इसको कहा। रॉबर्ट ब्राउन की किताबों में डिवीजन किया, फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी एंड सोशल एपिस्टेमोलॉजी। तो साइंटिफिक नॉलेज का सोशल एपिस्टेमोलॉजी है, इंडिविजुअल केसेस है। इसका फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी इंडिविजुअलिटी ज्यादा है, विशिष्ट द्वारा। विटगेस्टाइन के फॉलोअर्स ने कहा कि देयर कैन नॉट बी कंप्लीट आइडेंटिटी among the various cases of knowledge, whether it is social epistemology or it is feminist epistemology, individual cases. There is just family resemblance among various cases of knowledge. जैसे पारिवारिक समरूपता के सिद्धांत विटगेस्टाइन का फैमिली रिजेम्बलेंस, वो वहां एपिस्टेमोलॉजी में उसके फॉलोअर्स ने नॉर्मन वेलकम वगैरह ने लागू किया कि फैमिली रिजेम्बलेंस ये है कि ज्ञान के जितने उदाहरण वो अलग अलग पर्टिकुलर उनके होते हैं, अलग अलग उनकी सिचुएशंस होती है, कंडीशंस होती है। तो एक ही मैकेनिकल कंडीशन से आप सारे ज्ञान को डिफाइन करें तो कभी हो नहीं। ये कंट्रोवर्सी यही कारण है। हमारे गुरुदेव स्वामीलाल पांडे जी ने एपिस्टेमोलॉजी लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक उदाहरण उन्होंने दिया, विटगेस्टाइन की पैटर्न पर पश्चिम के लोगों का, वेस्टर्न फिलोसफर्स के नॉलेज को डिफाइन करें तो कंट्रोवर्सीज
कितने डिवर्जेंस, कितने डिफरेंसेस, अनसक्सेसफुल बातें करते रहे। जिसमें रॉबर्ट नोजिक ने हमने चर्चा किया था, ये कहा कि आई हैव बीन फेड अप विद दिस डिस्कशन एंड आई स्टॉप रीडिंग लिटरेचर इन दिस रिगार्ड। का उसका मूल कारण ये था, इन्होंने एक रेडीमेड पैटर्न बना लिया विटगेनस्टाइन का। एक उदाहरण था यूनान का एक डकैत था, प्रोक्रास्टीज बेट का उन्होंने ज्ञान मिलता है बुक पर लिखा। प्रोक्रास्टीड एक, जिसे बुद्ध के समय में जंगलों में एक अंगुल बाल था, लोग उंगली काट के माला पहनता था। तो प्रोक्रास्टीड बेड से तुलना ही किया कि एक चारपाई रखता था बेड। तो जिनको मारना होता था, अगर छोटे होते थे तो खींच कर उनका पैर तोड़ देता था। हाँ, वही खींच लेता था, बड़ा कर दो, चारपाई बराबर टूट जाता था, उखड़ जाता था, तो यहाँ तक बांध देता था, तो उनको पता करके मारता था। जिनका बड़ा होता था उनको काट देता था। का यही कार्य वेस्टर्न फिलॉसफी ने किया है। इन्होंने मैकेनिकल कंडीशन 3-4 बना दिया, तो कहा अगर इसमें आएगा तो ज्ञान मानेंगे, नहीं तो ज्ञान नहीं मानेंगे, इसको वैल्यू नहीं मानेंगे। इसलिए अरे भाई, प्लेटो ने जो कहा, बल्कि ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक्स बेटर थे। उन्होंने कहा देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ नॉलेज। आई नो दैट दिस इज ब्यूटीफुल टेबल एंड आई नो व्हाट इज ब्यूटी। दोनों का एक लेवल का ज्ञान है। आई नो शी इज ब्यूटीफुल एंड आई नो व्हाट इज ब्यूटी। आई नो ही इज गुड मैन बट आई नो व्हाट इज गुडनेस। Knowledge of goodness, knowledge of beauty, knowledge of truth is different from individual cases of knowledge. इसलिए सबको एक लेवल पर रखना ठीक नहीं है। और चेतना के अनेक स्तर होते हैं। जिस लेवल का आपका नॉलेज हो, उसी लेवल की क्राइटेरिया होनी चाहिए आपके पास। एक सिंपल उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है पुष्प वाटिका का निरीक्षण। जब सीता जी पार्वती जी की वंदना करने जाती हैं और राम को अपना वर मांगना चाहती हैं, पार्वती जी की पूजा करके निकलती हैं, तो लक्ष्मण और राम ये दोनों लोग उस वाटिका का फूल लाते हैं। सीता जी के सौंदर्य को देख करके राम वाज वेरी वंडरफुल स्टेट कि कैसे वर्णन करें इसका। तो लक्ष्मण को उन्होंने कहा, लक्ष्मण वेरी फ्रेंडली टू राम कि कैसे इसका इतनी सुंदर है, खूबसूरत लड़की है, इसका वर्णन कैसे करें। क्यों कि गिरा नैन गिरा में वाणी जो वर्णन करेगी उसके पास आंख नहीं, और जो आंखें देख रही है वो नहीं सकती। आईज कैन नॉट स्पीक एंड वॉइस कैन नॉट सी। अनलेस देयर इज यूनिफिकेशन, यूनिटी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हाउ कैन यू डिस्क्राइब दैट लैंग्वेज। ये साधारण बात बता रहा हूं, हम कोई सुपर नेचुरल नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नॉलेज ऑफ हायर वैल्यूज की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ब्यूटी, नॉलेज ऑफ ब्यूटी और नॉलेज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, जैसे मूड को आप देखेंगे, यू कैन डिफाइन गुड ऑब्जेक्ट बट यू कैन नॉट डिफाइन गुडनेस। गुड ऑब्जेक्ट कैन बी एनालाइज्ड बट गुड थिंग, गुडनेस इज वेरी सिंपल, इट कैन नॉट बी एनालाइज्ड। तो इसलिए ज्ञान के अनेक स्तर हो सकते हैं, अनेक कसौटियां हो सकती हैं। जिसका जो लेवल होगा उसी लेवल की कसौटी उसका मूल्यांकन करेगा। एक बहुत सिंपल बात देखिए, कबीर दास को प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाता है, वही दोहे रखे जाते हैं। जो प्राइमरी के स्कूल का टीचर पढ़ाता है या हाई स्कूल इंटरमीडिएट टीचर पढ़ाता है, वही यहाँ पर रिसर्च करता है। दोनों लेवल एक ही होगा क्या? वैसे कॉन्शियसनेस, चेतना के अनेक लेवल हो सकते हैं। अपरोक्षानुभूत इंट्यूटिव नॉलेज की बात तो मैं नहीं कर रहा, अपरोक्षानुभूत इंट्यूशन बात जरूर कर रहा हूँ। इंट्यूशन नीड नॉट नेसेसरली बी मिस्टिकल एंड सुपरनैचुरल। जैसे कार्टेशियन मेथड में डेकार्ट ने कहा, प्लेटो ने कहा, रैशनल इंसाइट, इस सब में नहीं होती है, नॉट एक्वायर्ड बाय दैट। कुछ लोगों में रैशनल इंसाइट होती है, सबका लेवल एक नहीं होता। तो इसलिए रैशनल इंसाइट नेचुरल लाइट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ही बन गया है। हम जिज्ञासा और कुछ है तो थोड़ा
विषय पर प्रोफेसर उपाध्याय को सुना, वो विषय की विशालता और उसकी डेप्थ एंड विड्थ दोनों इतनी है कि अभी तो कई दिन चल सकता है ये लेक्चर, लेकिन हम सभी देश कालगत हैं, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। इन बिंदुओं पर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप वक्ता से उसका क्लैरिफिकेशन सीख कर सकते हैं, और आखिर में 2-3 मिनट हमारे लिए छोड़ करके। सर, अगर नॉलेज को ट्रूथ से इक्वेट करते हैं तो कैन वी से दैट ट्रूथ इज प्रोग्रेसिव और नॉलेज इज प्रोग्रेसिव? ऐसा है कि कुछ लोगों ने नॉलेज को ट्रूथ से भिन्न किया, जैसे न्याय में आप देखेंगे और ये मान लेते हैं कि ट्रूथ इज एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज, बाय अनुभव, लेकिन सत्य ज्ञान का आंतरिक गुण है। बोथ आर इनसेपरेबल, दोनों में आप भारतीय दर्शन शब्द में अयुत से संबंध है। ट्रूथ किसी प्रपोजिशन का होता है, जैसे ट्रू और फॉल्स, जब हम कोई डिस्कशन करेंगे तो नॉलेज एंड लैंग्वेज दोनों बातें, तो ट्रूथ इज प्रपोजिशनल, और प्रपोजिशन का ट्रू या फॉल्स और फैक्ट पर आधारित होता है। वो फैक्ट का नेचर क्या होता है नहीं जाना चाहिए। ट्रूथ ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स, और नॉलेज तभी होगा जब फैक्ट्स का यथार्थ ज्ञान हो। इन्हें ट्रूथ और नॉलेज में प्रोग्रेसिव होने की बात नहीं है। अब उसमें थ्योरी करस्पोंडेंस थ्योरी है, जैसे लाख को आप पढ़ते हैं, न्याय विशेषी पढ़ते हैं, करस्पोंडेंस थ्योरी है, लेकिन बेसिकली भारतीय दर्शन में थोड़ा सा हमें ये लगता है कि वो सारी थ्योरी को एक साथ लेकर चलते हैं। तो ट्रूथ एंड नॉलेज आर इंट्रिंसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, बोथ कैन नॉट बी सेपरेटेड। ट्रूथ अलग हो सकता है कि नॉलेज जब होगा तो ट्रूथ होगा। सर, आपने काफ़ी एग्जॉस्टिव डिस्कशन किए, पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किए हैं, और एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया, आपसे मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ कि नॉलेज और जो आपका एथिक्स है, हालांकि आपने वर्चुअल एपिस्टेमोलॉजी का थोड़ा सा चर्चा किए हैं मुझे, वैल्यू में आ गया, वैल्यूज करना। तो सर एग्जैक्टली उनके क्या रिलेशनशिप है नॉलेज और एथिक्स में, और क्या डिफरेंस है? ऐसा है कि इथिकल नॉलेज के बारे में कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा जिससे कार्ल पॉपर एंड पॉपरियंस डोंट बिलीव इन सच नॉलेज, लेकिन मेरे विचार से इथिकल नॉलेज वर्चू नॉलेज भी नॉलेज तो है ही। जैसे सॉक्रेटिस का नॉलेज इज वर्चू, विदाउट द कंसेप्ट ऑफ वर्चू, विदाउट कंसेप्ट ऑफ गुड कैरेक्टर, हाउ विल यू फॉलो? तो नॉलेज तो होना चाहिए। अब वो किस लेवल का होगा, जो मैंने कहा भी कि चेतना के अनेक स्तर होते हैं, उनको समझने के लिए उस लेवल की चेतना होनी चाहिए, उस लेवल की इंट्यूशन या रैशनल इंसाइट होनी चाहिए। तो इथिकल नॉलेज इज आल्सो नॉलेज, और वैल्यू नॉलेज को कवर है। जैसे वैल्यू नॉलेज में इथिकल नॉलेज हो गया, एस्थेटिक वैल्यूज हो गए, इथिकल वैल्यूज हो गए, तो उसमें सभी चाहिए। तो एक एक का डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन इसी तो मेरी बात है कि नॉलेज ऑफ वैल्यूज को कहाँ रखा गया। अगर केवल साइंटिफिक नॉलेज इज पैराडाइम और मॉडल ऑफ द एपिस्टेमोलॉजी, then there will be no knowledge of values, no knowledge of ethics, और ये न तो लॉजिकली ठीक लगता है न प्रेगमेटिकली ठीक लगता है। अगर इसको आप माने केवल इमोशंस हैं तो समाज में इससे क्या मैसेज रहेगा? इसमें तो कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव, वो तो इसी में काम डिफरेंट किया गया है। कुछ कॉग्निटिविस्ट हैं, नॉन कॉग्निटिविस्ट, जैसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म या उसकी ट्रेडिशन मानता है कॉग्निटिव नहीं, तो उनकी बात कर ही रहे हो। तो उसी श्रेणी में आते हैं कि नॉन कॉग्निटिव केवल इमोशनल है या प्रेस्क्रिप्टिव है। मॉरल एपिस्टेमोलॉजी तो जजमेंट सर वो कंसर्न कर लेंगे, जैसे मॉरल एपिस्टेमोलॉजी में, क्योंकि देयर ट्रेनिंग विल बी क्वाइट क्लियर टू द मॉरल जजमेंट्स ओनली, और इट विल बी आई मीन द यूनिवर्सल। नहीं, देखिए मॉरल जजमेंट्स के अलावा एस्थेटिकल जजमेंट भी होते हैं, सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय है, नैतिक निर्णय है, साहित्य है, संगीत है, कला है, क्या इनमें ज्ञान नहीं होता है? भाई कलात्मक ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान वो ज्ञान है, उसको कहाँ रखेंगे? केवल इथिकल नॉलेज तक नहीं कर सकते।
वो तो अलग ठीक है इस चीज के, लेकिन नॉलेज ऑफ लिटरेचर ये लोग ने बात भी किया, सीता के सौंदर्य की बात किया, तो साहित्यिक बात है ना ये। अच्छा, तमाम कंट्रोवर्सीज आई रामचरितमानस को लेकर के, कुछ लोगों ने कहा कि तुलसीदास ने तो गड़बड़ लिख दिया है। हमने प्लेटो को उदाहरण दिया, डायलॉग में लिखा गया रामचरितमानस। कोई भी साहित्यकार अपनी बात को अपने आदर्श पात्र के माध्यम से कहता है। जो रावण ने कहा, जो सुपर्णखा ने कहा, जो कुंभकर्ण ने कहा, क्या वो तुलसीदास का मत है? नारी स्वभाव सब सत्य सब कहानी, अवगुण यार सदा उठाई, ये तो रावण ने कहा है ना। सामंती मानसिकता का प्रतीक है, फ्यूडल मेंटेलिटी। ये तुलसीदास का मत थोड़े, उस समय जो प्रचलित था समाज में वो बातें। तो उससे साहित्यिक ज्ञान भी होता है। देयर आर सम वैल्यूज इन लिटरेचर, वैल्यूज इन एस्थेटिक्स, वैल्यूज इन आर्ट, आर्कोलॉजी। ये सबके ज्ञान के आर्कोलॉजी ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? आर्कोलॉजी ज्ञान के लिए अलग मेथड होना चाहिए, अलग टेक्निक होगी उसके लिए। तो ये ज्ञान मीमांसा तो ऐसा वाइड चीज है, हर एक जगह होगा। नो डिसिप्लिन इज पॉसिबल विदाउट एपिस्टेमोलॉजी। ये तो मैंने शुरू में कह दिया। जो प्रश्न है साहू जी, शुरू में कहते हैं कोई डिसिप्लिन ऐसा हो नहीं सकता है जहाँ एपिस्टेमोलॉजी। अब उसका स्वरूप क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, मॉडल क्या होगा, टूल्स क्या होंगे, ये बात अलग है, वो तो बनाना पड़ेगा। Thank you so much for this kind of versatile talk on Western and Indian epistemology. Sir, I'm a little more curious about to know, is there any place Western epistemology failed, or there means Western epistemology or epistemic nuances failed to understand or getting erroneous? नो नो नो, अब प्लेटो वेस्टर्न का ही तो है। हाँ, ये नहीं, कुछ लोग जैसे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं, क्वाइन है, या कार्नप है, या फिलॉसफी को पिछलग्गू बनाना चाहते हैं साइंस का, हम उस पर आपत्ति कर रहे हैं। फिलॉसफी शुड नॉट बी गवर्न्ड बाय साइंस। हमारा अलग रोल है, उनका अलग रोल है। कार्ल पॉपर, क्वाइन, इनने क्या किया? लॉजिकल पॉइंट पे जो भी ज्ञान प्राप्त किया, व्हाट एवर नॉलेज रिक्वायर्ड, साइंटिफिक मेथड, व्हाट एवर बियॉन्ड द डिस्कवरी ऑफ साइंस कैन नॉट बी नोन बाय ह्यूमन बीइंग्स। हम क्यों मान लें? हम मानते हैं साइंस तो आवश्यक है ही, लेकिन फिलॉसफर्स के लिए क्या शेष रहेगी? जैसे भी पांडे जी ने कहा, CBCS याद खुला हुआ है, उसमें कंप्यूटर से भी हमारे नोट्स को ब्रेन कैसे काम करता है, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, न्यूरोसाइंस, मेडिकल साइंस, सब उसमें शामिल है। व्हाट रिमेन्स देयर फॉर एपिस्टेमोलॉजी? हाउ ट्रू कॉग्निशन जस्टिफाई हिटिंग द ट्रूथ कैन बी इवैल्यूएटेड। ये हमारा काम भी वहां बहुत चलता है, उसको दूसरा कैसे करेगा? इवैल्यूएशन। हाँ, ये कॉपीराइट है हमारा। इसलिए हमें नहीं करें वेस्टर्न फिलॉसफी पूरी गड़बड़, ऐसा नहीं है। सम ऑफ देम, प्लेटो एंशिएंट ग्रीक की कहा तो वैसी बात करते हैं। अगर आप प्लेटो को पढ़े, लगता है कि वेदांत पढ़ करके लिखा है, कीजी करके की किताब है जो का प्लेटो, उन्होंने जो अपना सोसाइटी का डिवीजन किया है, उन्होंने लिखा है परहैप्स प्लेटो बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम इंडिया वैदिक था, मैसेज ऑफ प्लेटो। लेकिन विडंबना ये है कि हमारा देश बहुत दिनों तक, जब हम नहीं भी गुलाम थे, तो इतिहास बोध उतना ज्यादा नहीं था। अपनी आत्मकथा किसी ने नहीं लिखा। अब शंकराचार्य के बारे में एक एक्सपर्ट बात कर रहे थे कि शंकराचार्य ईसा पूर्व पैदा हुए थे, BC में AD में पैदा हुए थे। अब जो कैंडिडेट था उसने कहा कि 80 पैदा होते, क्या प्रमाण आपके पास है? तो हम तो थे कि हम कहते हैं आपके पास क्या प्रमाण, ईसा पूर्व पैदा हुए सभ्यता से आपके पास कोई प्रमाण है इसका? तो इस प्रकार के बातें कोई कर सकता है। इसलिए हमने कहा कि वेस्टर्न में बहुत प्रभुत्व चिंतन, वाइड लिटरेचर है, वास्ट स्टडी है, लोगों ने सोचा तो इतना लंबा। जैसे इंडियन फिलॉसफी में आप देखिए, एक से एक पढ़े हैं लोग, इस पर रिसर्च कर रहे, वसुंधरा सरस्वती, चित्सुक, इन लोगों ने ऐसा नहीं केवल ग्रैबिंग वे में अप्रोक्षानुभूति की बात किया, एनालिसिस किया। प्लेटो जैसे कहा परिवर्तनशील जो चीजें हैं वो विश्वास भी थे, ज्ञान भी थे। शंकराचार्य क्या कहते हैं? सत्यादित्य मुथनीकृत आम इदम ममेदम न सत्य लोग व्यवहार। ये लोग व्यवहार सत्य और असत्य दोनों का कुमिंगलिंग मिक्सचर है, दोनों के संयोग से। तो गुरुदेव एक चीज, ज्ञान की जो पोजिशनिंग है उसको प्रमेय माने कि प्रमाता माने?
ज्ञान जो है न प्रमेय है न प्रमाता है, ये भी कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि ज्ञान तो दो प्रमाता और प्रमेय के बीच संबंध है। भाई जो पश्चिम में कंट्रोवर्सी है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड ऑब्जेक्ट? तो माइंड यानी सब्जेक्ट लोअर, ऑब्जेक्ट। अब इस पर भी एक अलग इशू है, ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है? ऑब्जेक्ट मटेरियल बर्कले क्या करेंगे? ये तो आइडिया का कंपोजिशन है, चेतन भी मान लेंगे, लेकिन क्या नाम से कांट या लाक ये कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है मटेरियल है, नेचुरल है। रसल कहेंगे ये कंट्रोवर्शियल लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी कोई मन जमा है। और नॉलेज जो है दैट इज ए रिलेशन बिटवीन लोअर एंड लोअर ऑब्जेक्ट, एक संबंध है। सर ज्ञान को सर जानकर तब मानना चाहिए, मानकर तब जानना? दोनों क्या चीज? ज्ञान को, सत्य को जानकर तब मानना चाहिए, मानकर तब जानना चाहिए? क्योंकि सब मान कर जानने में सर आस्था मूलक तर्क दोष आ जा रहा है और पूर्वाग्रह से व्यक्ति ग्रसित हो जा रहा है। नहीं तो मान कर जानिए, जान कर जानिए। जान के मानिए। आप एनालिसिस करिए उसकी, शुरू करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, पता चलेगा क्या है। कहीं कहीं एजम्पशन तो करना पड़ता है। देखिए कहीं कहीं जो साइंटिफिक नॉलेज है, जब तक हाइपोथेसिस नहीं, हम कह रहे साइंटिफिक नॉलेज साथ साथ सामान फेथ, बहुत से ऐसी चीजें हैं जहाँ फेथ का कोई विकल्प नहीं होता। आपकी माँ ने बताया आपके पिता मिस्टर एक्स है, कैसे जानेंगे आप? आप तो डीएनए टेस्ट हो गया, लेकिन कितने लोग डीएनए टेस्ट कराने गए? कोई है? एक नारायण तिवारी जब छोड़ गए और कोई डीएनए टेस्ट तो वही करा फिर माय मदर सेड मिस्टर एक्स इज योर फादर। ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, इट इज बिलीव इन सम वैल्यूज। माता की परिभाषा, महिला की परिभाषा कैसे देती है? रामचंद्र शुक्ल एक लेख मैंने पढ़ा था, टाइटल नहीं आता है, उन्होंने लिखा है कि महिला की जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी माता है, मातृत्व। महिला पत्नी भी है, प्रेमिका भी है, सिस्टर भी है, डॉटर भी है, ग्रैंड मदर भी है, ग्रैंड मदर मदर ही मान लीजिए। तो व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ लेडी? मदरहुड। किसी महिला को आप माँ कहेंगे तो शायद बुरा नहीं लगेगा, बशर्ते एज का ध्यान रखिए। अगर 60-70 साल का आदमी जो है 25 साल लड़की माता दिएगा तो बोलेंगे सरकास्टिक भी माता। अच्छा, बहुत आज थोड़ा सा जो परिवर्तन है, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट वाले हैं, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर किसी महिला को आप चाची माता के पसंद नहीं होती, जबकि पवित्र शब्द है, वाइस वर्ड माँ भी पसंद करती मेरे कहने का मतलब है कि मदरहुड वैल्यू, मदरहुड हमारी नॉट ओनली इन इंडिया, माना हर एक देश का, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज है साहब आप कहते थे, दे आर एनकोर्ड विद सम कल्चरल हेरिटेज। चाइनीज वैल्यूज, चाइनीज मॉरल वैल्यू, इंडियन मॉरल वैल्यूज, हमारे यहाँ माता क्या स्वरूप है, पत्नी क्या स्वरूप है, सोशल कंटेक्स्ट, हमारे यहाँ कन्वेंशन क्या है, कल्चर क्या है, ये सब भी हमारे वैल्यूज को प्रभावित करते हैं। संतों के असल में सर माँ ही कहते हैं, संत लोग बड़े कल्चरल हेरिटेज जो है वो भी हमारे वैल्यूज को, चाहे हम इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन। दक्षिण भारत में सब अच्छा, पश्चिम के लिए जो उपयोगी है, हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी कमी है कि हम पश्चिम का अंधा न करते हैं। अच्छी चीजों को सीखना चाहे हमारा, तो हमारी मान्यता है कि आनो भद्रा कतो यंत्र विश्वता, सारी दुनिया से अच्छे विचार हमारे पास आए, हमारे दरबारे सब खुले, ये सनातन धर्म, ये विश्व की बात है। लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भूल जाए दूसरों के चक्कर में, उनका अंधा नकल करें। पूरा एजुकेशन सिस्टम आप पश्चिम पे अडॉप्ट कर रहे हैं, आप लोग करके पूरा एजुकेशन बर्बाद हो जा रहा है यहाँ पर। तो हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि आपने बोला कि सत्य को बिना, मतलब सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य बिना प्रमाण का ही हो सकता है। तो हम सत्य सत्य है इसको कैसे डिसाइड करेंगे अगर प्रमाण नहीं? हमने कब कहा कि सत्य बिना प्रमाण की हो सकता है? सत्य के लिए कई थ्योरी है। कोई चीज सत्य है तो एक थ्योरी को लोगों ने करस्पोंडेंस कहा, कोई लोगों ने कहा कोहेरेंस होनी चाहिए,
कोई का प्रेगनेंसी होनी चाहिए। अब एक थ्योरी आई है फाउंडेशनल अप्रोच। ये जो इंट्यूटिव बिलीफ्स है, बेसिक बिलीफ्स है, दे आर फाउंडेशंस। ऐसी मुखर्जी की किताब पढ़ेगा सब थॉट एंड रियलिटी। फाउंडेशनल नॉलेज। Some ideas are foundational and some ideas are superstructure। तो दोनों थ्योरी मानना पड़ेगा। कोहेरेंस भी होना चाहिए। हमारा जो फाउंडेशन है, जो आधारशिला है, नींव, इसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर है। तो कुछ विचार, कुछ आइडियाज, जैसे कांट ने कहा कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ, बुद्धि के कुछ हमारे विकल्प हैं, कुछ कोटियां हैं जो सार्वभौमिक है, फाउंडेशनल है, कुछ सुपर स्ट्रक्चरल है। अनुभव बदलता रहेगा, लेकिन जो यूनिवर्सल पैराडाइम है वो नहीं बदलते। तो ये मैंने नहीं कहा कि सत्य के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सत्य के कसौटियां होती हैं और कई प्रकार की कसौटियां हैं। कभी कभी दोनों, कई, जैसे राणा डे ने कहा तीनों अद्वैत वेदांत तीनों कसौटियां हैं। राणा डे ने कहा कि एक तो ट्रुथ का रियलिटी से करस्पॉन्डेंस होना चाहिए नॉलेज का, दूसरे कोहेरेंस भी होना चाहिए, तीसरे इट मस्ट लीड टू। ठीक है, तो वहाँ रीजनिंग नहीं कर रही, वो डायरेक्ट ज्ञान दे रही है। अब यदि हम इंट्यूशन को लें और डेकार्ट की फिलोसफी में ये कहें कि द सम ऑफ 2 + 2 = 4, दिस इज इंट्यूटिव नॉलेज, तो बड़ी एक जटिल समस्या होती है कि हाउ कैन यू से दैट दिस इज इंट्यूटिव नॉलेज। आप यदि कांट को देखें तो कहता है कि नहीं नहीं, ये सिंथेटिक भी है, क्योंकि केवल एप्रियोरी नहीं है। आपने प्लेटो की भी चर्चा, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं केवल प्रॉब्लम रख रहा हूँ कि प्लेटो की फिलोसफी में भी, प्लेटो की यदि हम फिलोसफी पढ़ते हैं तो जो 4 लेवल ऑफ नॉलेज की बात आपने कहा, एक तो कंजेक्चुअल है, दूसरा सेंसुअस है, दूसरा रेशनल है या रीजन बेस्ड है, और तो चौथा है जो रेशनल इंसाइट है। तो रेशनल इंसाइट क्या वही चीजें हैं जो हम बौद्धिक सेंस में ले रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमें वर्ल्ड ऑफ आइडियाज का ज्ञान होगा, और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में नहीं है, साइंटिफिक वर्ल्ड में नहीं है, और ना ही लॉजिकली डिराइव होगा। तो जहां भी इंट्यूशन को रेशनल सेंस में लिया जा रहा है या नेचुरल लाइट ऑफ रीजन की बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है कुछ घात में टाइप का लग रहा है, क्योंकि इंट्यूशन का जो अर्थ डायरेक्ट एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग एल्स व्हिच इज बियॉन्ड ऑफ एक्सपीरियंस, तो वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जब हम इसको डिसेंड करते हैं तो फिर रीजन का जो एक पावर है और इंट्यूशन में फिर अंतर करना मुश्किल हो जाता है। एक और छोटी सी समस्या है सर, जो अक्सर बच्चों को समझाने में दिक्कत आती है कि नॉलेज को मेंटल स्टेट भी माना जाता है, जो H.A. पिचर्ड और J.C. विल्सन ने माना। नॉलेज को डिस्पोजिशन भी माना जाता है, जो गिलबर्ट राइट वगैरह ने माना, और नॉलेज को एपिसोडिक सेंस में भी लिया जाता है, जो R.M. चिसोम वगैरह ने माना। तो सर लड़कों को थोड़ा सा समझाने में दिक्कत आती है। समझा